हेलो हेलो हेलो, जय हिंद। हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करने से पहले सेक्शन ए का 3 क्वेश्चन छूट गया था, जिसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेक्शन ए में 13 नंबर का छूट गया था। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज दैट ऑफ फोटॉन, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन के वेवलेंथ के इक्वल है। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो दिया है क्या है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 25% ऑफ सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 0.25, यही हो 0.25 पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और बोल रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी पोटेंशियल नहीं, मोमेंटम, तो मोमेंटम m इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिख सकते हैं, राइट। तो इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी के 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वी ऑफ ई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसको तो इतना है ना, तो इतना इसकी जगह पे रख सकते हो। तो क्या आएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इसको तुम लिखो तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आएगा वी ऑफ ई, और नीचे आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको तुम सी के फॉर्म में लिख दो तो क्या आएगा? एच 0.25 सी अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेशन मिल गया। लेकिन फोटॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो फोटॉन के लिए हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। तो यानी कि फोटॉन क्या है एक्चुअली? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का तो कोई मास नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अप्लाई करते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एच न्यू तो एच सी बाई लेमडा ही लिख सकते हैं। लेमडा क्या है? फॉर फोटॉन। अगर फोटॉन के लिए लिखे तो फोटॉन के लिए तो एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है। कैसे? यहाँ पे समझ लो, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन अगर जो होता है तो रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यही होता है। रेस्ट में रेस्ट मास 0 होता है, इसलिए 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। यानी कि ये अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से वेवलेंथ निकाल दें तो लैम्डा पी इज इक्वल टू आ जाएगा एच सी बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी कि ई पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, यही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों इक्वल हैं, यही तो दिया है, दे दिया है रिलेशन। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनको डिवाइड कर दो, यानी उधर इक्वल ही कर सकते हैं ना, इसके इक्वल हम लिख सकते हैं इतना एच 0.25 सी अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सी एच कट गया, बचा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो तो ये तुम्हारा 0.25 अपॉन 2 आएगा। तो ये 201/8, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन का रिलेशन आएगा 1/8। यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट था, ये ट्रिकी पॉइंट है, यहीं पे स्टूडेंट गलत करके निकल जाते हैं आगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो द डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड, देन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल विल बी। यानी कि गैल्वेनोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ये गैल्वेनोमीटर मान लो लगा हुआ है, ठीक है, और इससे एक शंट जुड़ा हुआ है, इधर एक शंट जुड़ा होता है। शंट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि आर ऑफ एस लिख दें, इसका आर ऑफ जी लिख दें। गैल्वेनोमीटर के लिए रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, और यहाँ से करंट अगर आई आ रही हो तो बोल रहा है कि पहले कितना, ये 25 रीडिंग दे रहा था पहले, ये जब नहीं जुड़ा था तो 25 रीडिंग दे रहा था ये। इसका मतलब कि ये कितना था 25, अगर हम टाइम्स ऑफ आई लिखें, क्योंकि टोटल करंट आई ले लेते हैं कैपिटल, यानी कि इतना 25 डिवीजन शो कर रहा था इसमें, यानी 1 डिवीजन को हम स्मॉल आई से ले लेते हैं कि 1 डिवीजन स्मॉल आई करंट शो कर रहा है। तो 25 के लिए आई, और बाद में जैसे इसको जोड़ा मैंने तो इसमें कितना 5 आई गया, क्योंकि 5 डिवीजन ही जा रहा है। तो बचा कितना इधर 20 आई। तो बताओ कि इसके और इसके क्रॉस का पोटेंशियल कितना होता है? सेम ही होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल सेम होता है ना, करंट अलग अलग होता है। तो बताओ कि दोनों का पोटेंशियल देखें तो इसका रेजिस्टेंस अगर आर जी है तो आई इंटू आर, यानी 5i इंटू आर जी इज इक्वल टू 20i इंटू आर एस कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट, बिटवीन दिस पॉइंट, और ये वाला पोटेंशियल बिटवीन दिस टू दिस, यानी दोनों पोटेंशियल सेम होने चाहिए, वही मैंने लिख दिया। ये आएगा 4
और तुम्हारा ये दिया था, कितना दिया था, इसको कितना ऐड करा रहा है 24, ये 24 ओम है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये जाके इधर आर जी इज इक्वल टू कितना आया, 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 696, यस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 96 ओम। ठीक है, तो ये है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन जो छूट गया था, एक्चुअली पीडीएफ में ऐसे इधर उधर दे रखा है ना, तो मैं जब स्क्रॉल करते आगे बढ़ता हूँ तो छूट ही जाता है, ऐसा इस बार हुआ था, बार बार नहीं होता है। हाँ, नेक्स्ट 19 नंबर का छूटा था क्वेश्चन, इसमें है कि द एक्सप्लोजिव ऑफ हाइड्रोजन बम इन मिक्सर ऑफ, दे रखा है सब कुछ, ठीक है, और इसमें तुम्हारा दिया हुआ है रिएक्शन दे रखा है, तो रिएक्शन ही मैं डायरेक्ट पहले लिखता हूँ। रिएक्शन तुम्हारा है 3 प्लस एक न्यूट्रॉन जाएगा, तो बनेगा क्या, हीलियम 24 प्लस 1H3। अब उसके बाद क्या है 1H2 प्लस फिर 1H3 फिर हीलियम 42 प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे देखो कि न्यूट्रॉन का कैंसिल और ये कैंसिल, यानी इधर कितना बचा Li63 प्लस, इसको सम कर दो ना, तो इधर 1 2, इधर कितना बचा 2 ऑफ हीलियम, यस। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखो, ये तो हमने ऐड करके निकाल लिया और ये पहले से तुमको दे रखा था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी, हीट कितना रिलीज हुआ है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, वही ना, हीट इज एनर्जी यार। तो देखो इसका मास, अब देखो इस एक तरह से समझो कि इस रिएक्शन को होने में लॉस ऑफ मास कितना हुआ, यानी कि मास कितना लॉस हुआ, मास। तो इसका मास अब माइनस कर देंगे इसका मास, तो वही लॉस हुआ, यानी जितना मास लॉस हो गया वही तो एनर्जी एक तरह से था, यानी कि मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, mc² लगा देंगे। लेकिन देखो डेल्टा m, तो इसका मास दे रखा है कितना, किधर है भाई, हाँ, तो देखो इसका मास है 6.0169 प्लस इसका मास हाइड्रोजन के लिए 2.01471 और माइनस कर दो 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ हीलियम, तो ये होता है 4.00388। अच्छा, ये जो टोटल मास है वो किस में दिया है, एटॉमिक मास यूनिट, क्या है, एटॉमिक लेवल पे मास का स्केलिंग करने के लिए, यानी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एटॉमिक मास यूनिट करते हैं, और 1 एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी, है ना। तो ये है चेंज इन मास। अब यहाँ पे तुम माइनस करके निकाल सकते हो, तुम चेंज इन मास जितना भी आए, तुम अगर एनर्जी चाहिए, रिलीज एनर्जी क्या होगा mc², यानी इसके साथ c² का मल्टीप्लाई कर दोगे, हाँ c² का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो ये AMU में आएगा, तो उसके बाद उस केस में क्या होता है कि ऐसे समझो कि जैसे मैं इसका डिफरेंस बता ही दे रहा हूँ 22, देखो इसका डिफरेंस नहीं दे रखा है डायरेक्ट, अगर इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसमें हम आंसर बता देंगे कि जैसे AMU में आएगा ना, तो देखो हमें पता होता है, इसको हटाओ पहले, इधर समझो 1 AMU मास में कितना एनर्जी होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ सही है। तो इतना होता है, ये कैसे होता है, इसका मास होता है यार केजी में निकाल सकते हो, इसका मास केजी में 1.6605 इंटू 10⁻27 केजी होता है, 80² कर दोगे इसके साथ c का, इतना स्क्वायर कर दोगे mc² हो गया, और इसको डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये आके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, वही है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे, हाँ, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हारा -19 नहीं -13 करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो तुम इस तरह से यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, और जो आएगा मतलब ये जो इसमें चेंज आएगा, जो डेल्टा m आएगा वो AMU में आएगा, AMU को मल्टीप्लाई करोगे 931.5, तो ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसका आंसर है तुम्हारा 22.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ही एनर्जी रिलीज हुई, जितना मास रिलीज हुआ वही कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। हम प्रीवियस लेक्चर्स में, पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं ना क्वेश्चंस में, और मैंने कई
कई क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट करके निकल रहा हूँ, ठीक ना। कि व्हेन हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू, यानी कि फाइनली होगा 2 से n इनिशियल 1 में, है ना। इमिट फोटॉन इट्स रिक्वायल स्पीड कितना दिया है, x/5 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि इस x की वैल्यू बताओ, ये पूछ रहा है। तो कितना सही है क्वेश्चन ना। तो देखो यहाँ पे फोटॉन निकल रहा है, यानी कि 2 से जब फर्स्ट में जाएगा तो क्या करेगा, रिलीज कर देगा फोटॉन, क्योंकि यहाँ पे लोअर एनर्जी होता है। जैसे यहाँ पे आएगा हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, तो उल्टा बोल रहा हूँ ना, लोअर एनर्जी स्टेट में जब जाएगा तो हायर एनर्जी से तो एनर्जी रिलीज करके जाएगा ना। तो देखो अब इस केस में क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला इज इक्वल टू सीधे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1/ni का स्क्वायर इनिशियली माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रखो इधर, तो कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है एनर्जी, और ये 1 कितना I1 माइनस 1/4 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 3 ये होगा तुम्हारा, ये वाला करोगे 3/4 आएगा, 3/4 तो 4 से डिवाइड, पहले 3 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको अगर तुम चाहो तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, आई मीन जूल में। तो 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना, है ना। तो ये तुम्हारी एनर्जी हो गई, किसकी, एनर्जी ऑफ फोटॉन। और अभी हम लोग बात करे थे कि उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटॉन तो हमें मिल गया ना, एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो अब रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ फोटॉन देखेंगे। क्यों, क्योंकि मोमेंटम ऑफ, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए एक मिनट हाँ, हाइड्रोजन एटम के लिए देखने वाले हैं। तो हाइड्रोजन एटम का रिक्वायर्ड स्पीड बतानी है। तो पहले क्या बोल दिया, एनर्जी तो हमको मिल गई फोटॉन की, लेकिन फोटॉन की मोमेंटम तो होता है, रेस्ट मास 0 होता है फोटॉन का, लेकिन फोटॉन का मोमेंटम आता है। मोमेंटम कहाँ से आ जाता है, ऐसे आ जाता है कि जब उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी देखते हैं तो उसके इसमें फोटॉन होता है। जैसे कि E इज इक्वल टू P इंटू सी। क्यों, क्योंकि C स्पीड ऑफ लाइट, फोटॉन इज ऑल्सो स्पीड। तो मोमेंटम जो होता है वो E/P होता है, E/C होता है ना, यहाँ से E/C। और जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन ये। अब लेकिन यहाँ पे इस बात को समझो कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन तो ये है, लेकिन हम लोग रिक्वायल स्पीड निकालने के लिए मोमेंटम कंजर्व करा देंगे, यानी हाइड्रोजन का मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन। हाँ, यही होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देख लो तो m ऑफ हाइड्रोजन, v ऑफ हाइड्रोजन, रिक्वायल स्पीड वही है ना, इज इक्वल टू E/C लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। उस केस में क्या होगा कि v ऑफ r हो जाएगा तुम्हारा E/mc। E तुम्हारी, यहाँ पे E तुमको पता है, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। चलो लिख ही देता हूँ इसको, मैं लिख दूंगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल अपॉन m। मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है कि नहीं, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है 1.6 इंटू 10⁻27 kg मल्टीप्लाई बाई C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस देखो यहाँ से ये गया है ना, ये 27 है, यानी 27 ही हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये और ये कटा, बचा 3, यानी 10/10.2/3, यानी कि 3.4 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक यही है तुम्हारा आंसर। अच्छा 3.4 नहीं, x/5 में दिया है, x/5 में दिया है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायल वेलोसिटी या स्पीड। तो तुम लिख सकते हो 34/10, है ना। तो 17/5 लिख सकते हो ना, यानी कि x की वैल्यू ये है x, यानी आंसर 17, यस करेक्ट। A ball roll off the top of the stairs with the horizontal velocity u. The steps are 0.1 meter height and 1 meter wide. The minimum velocity u with which the ball just hit the step 5 of the stairway will be root of x मीटर पर सेकेंड। ये है रूट ऑफ x मीटर पर सेकेंड, और इसकी ही वैल्यू बता देनी है ना। तो बोल रहा है कि ऐसे स्टेयर्स बनी हुई है। अरे ये तो बड़ा बन गया ना, चलो मिटा दें, ठीक है मिटा देते हैं।
आई थिंक कितना हो जाएगा, कितना बोल रहा है, स्टेप 5, यानी कि तुम्हारा ये स्टेप देखो, ये स्टेप यानी कि ये तो स्टेप 0 हुआ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये है 4 और ये है 5, यानी कि एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, है ना, ये है। अब बोल रहा है कि इस पे फॉल होना चाहिए। अब मिनिमम स्पीड, यानी यहाँ पे बॉल है, इसको मिनिमम ऐसे यू इतना आसानी से फेंके कि ये ऐसे जाए, ऐसे जाए, और तो देखो बॉल यहाँ पे टच होते जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमारा सर थोड़ी ना फूट रहा है, यहाँ पे बॉल है, बॉल टच करते हुए, जस्ट टचिंग, एज टच करते ही गया। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ये बॉल ये है, यानी वर्टिकल हाइट ये, और हॉरिजॉन्टल ध्यान से देखो तो ये, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मीटर, क्योंकि हर स्टेप 0.1 मीटर का है, तो यानी कि 0.4 हॉरिजॉन्टल मीटर में चला गया, हॉरिजॉन्टली गया, और वर्टिकल भी 1 2 3 4, क्योंकि हम जस्ट यहीं तक का देखेंगे, वो 5 पे पहुंच जाएगा, लेकिन मिनिमम स्पीड देनी है ना, ये बात का ध्यान रखना, मिनिमम स्पीड देनी है, ये नहीं कि यहाँ पे फेंक दें तो यहाँ पे गिरेगा तो फिर 5वां भी आ जाएगा, लेकिन हमें मिनिमम चाहिए, तो टच करते ही गया हुआ मान लेते हैं यहाँ तक, है ना, यही मान के चलेंगे हम लोग, इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि वो गिर के जाएगा इसी पे, अगर मिनिमम यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करा दिए तो, यानी वर्टिकली इतना ही आएगा, तो ये भी तुम्हारा 0.4 ही मीटर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तुमको मिल गया, तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होती है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नो, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, और नीचे जब बॉल फॉल करता है तो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करने लगता है यहाँ से, तो इनिशियली वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल के लिए डिस्टेंस भी दे दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल का अगर हम देखें तो 0.4 मीटर इज इक्वल टू v इंटू यू इंटू टी, यस यही होगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है, इसमें एक्सेलरेशन की बात ही नहीं है, तो यहाँ से t निकाल दो, तो यहाँ से t तुम्हारा आ जाएगा 0.4 मीटर अपॉन u, ये है टाइम। अब हम लोग वर्टिकल के लिए लगा देते हैं, वर्टिकल के लिए, तो वर्टिकल के लिए क्या होता है, h इज इक्वल टू यू, यहाँ पे इनिशियल के लिए vi लगा रहे हैं, तो t प्लस हाफ GT², देखो g भी नीचे की तरफ, h भी नीचे की तरफ, इसलिए हम पॉजिटिव में ले सकते हैं ना, तो 0.4 मीटर, और ये तो रेस्ट से शुरू फॉल करना है, स्टार्ट तो करेगा रेस्ट से गिरना, तो ये बचा यही g10 ले लें, चलो, और ये u बाई 0.4 बाई u स्क्वायर, तो ये हो गया 5, यानी कि तुम इधर भेजो, u² को इधर भेज दो, और ये तुम्हारा इधर आया तो 5, और इधर 0.4 ही बचे, क्योंकि ये एक कटेगा ना, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा u रूट ऑफ 2.0, यस 2, यानी कि तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आ गई, यही है x बराबर 2, x बराबर 2, आप आंसर, हाँ यस, x बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारी मिनिमम स्पीड, इतनी देनी पड़ेगी तब जाके तुम्हारा 5th स्टेप पर गिरेगा और 4 को टच करते हुए निकल जाएगा, और हमको मिनिमम स्पीड निकालनी थी। आगे बढ़ते हैं ना, यार वायर में फंस जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस दिया है, प्लेस्ड वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन, इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड set of the north east direction, the magnetic field of the decrease 0 to 1 second steady rate, then the magnitude of EMF is root of x into 10 to the power minus 3 वोल्ट। बोल रहा है इस x की वैल्यू बताओ, वाह, यानी कि यहाँ पे तुमको इंड्यूस्ड EMF चाहिए, इंड्यूस्ड EMF चाहिए, तो क्या होता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट, मतलब रेट ऑफ चेंज आप बोल दी तो हो गया, या फिर प्लस पर यूनिट टाइम, तो फ्लक्स यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स, पहले फाइनल फ्लक्स, फाइनल तो 0 हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम भी दे रखा है कितना, 1 सेकेंड में ही हो जा रहा है सब कुछ, यानी यही निकालना है, और यहाँ पे रख देंगे तो आंसर ही आ जाएगा हमारा। हाँ, तो इनिशियली अब बोल रहा है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, देखो ये तो रखा हुआ है, 1 मिनट, प्लेट किधर रखा हुआ है, 1 मिनट, वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन, यानी वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन पे है, वर्टिकली ईस्ट वेस्ट,
यानी कि ये होता है ना ईस्ट और वेस्ट, तो ऐसे ही तुम्हारा प्लेट रखा हुआ है इधर, है ना। और बोल रहा है कि बी कुछ ऐसा है, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 45 डिग्री बना रहा है, तो इधर से भी 45 ही बना रहा होगा। और ये एरिया वेक्टर है ना। और इसका तुम्हारा क्रॉस, एक मिनट यार मिस किधर चला गया, स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप टाइप का है, तो इसकी एरिया हो गई 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गई। पर 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे ना मीटर में चेंज करने के लिए, तो डायरेक्ट मीटर में चेंज करेंगे तो 0.01 यस मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतना हुआ। और यहाँ पे 45 फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा या 5, तो थीटा जो है 45 डिग्री, और यहाँ पे बी और ए तुमको पता है, ए भी पता चल गया यहाँ से। अब बी दे रखा है, कितना दिया है 0.20, तो चलो ये तो यही तो इनिशियली है, इनिशियल है, इसमें रखें। और देखो ये माइनस था यहाँ से, तो ये प्लस आ जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा तुम्हारा, बी ए कॉस थीटा, बी कितना है 0.20 टेस्ला, और ए कितना अभी निकाल दिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2/1 सेकेंड, ये है तुम्हारा। तो ये बोल रहा था कि रूट में आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई कर 10⁻³ कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 2/√2, यानी कि √2 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट, यानी कि x की वैल्यू 2। ये है आंसर तुम्हारा 2, x = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री, इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग डाउन विल बी x/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन दे दिया है। यानी कि देखो तुम्हारा ऐसे है 60 डिग्री पर है, और सिलेंडर तुम्हारा यहाँ से रोल करना शुरू किया, इसका एक्सेलरेशन ये बोल रहा है कि x/√3 ये है। अरे यार देखो ये है x/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल रहा है इस x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू यहाँ बतानी है, तो सीधे अगर फार्मूला हमें याद रहे तो बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। और फार्मूला इसका याद रहना चाहिए यार, क्योंकि कोई भी जब स्फीयर, सर्कल, रिंग रोल करती है इंक्लाइनेशन से ना, तो उसका एक्सेलरेशन का फार्मूला याद रखो, g sin थीटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, 1 + I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर शेप जो भी दे रखा है यार, जैसे सिलेंडर यहाँ पे दिया है ना, तो सिलेंडर का हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास से देखते हैं, और अपन mr², यानी रेडियस ऑफ दैट बॉडी, जैसे सिलेंडर यहाँ पे, तो सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा। और मोमेंट तो यहाँ पे देखो सिलेंडर का लिए हॉलो सिलेंडर नहीं दिया है, तो हम कंसीडर कर चलेंगे क्या कि ये सॉलिड सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर के लिए mr² होता है, बट हॉलो सिलेंडर के लिए 1/2 mr, क्या मैं बोल रहा हूँ, हॉलो सिलेंडर के लिए mr² होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए ½ mr² होता है। तो यहाँ पे हॉलो सिलेंडर के बारे में मेंशन नहीं किया है, इसलिए आप खुद से मान के चलेंगे कि दैट इज द सॉलिड सिलेंडर, तो ½ mr²। ये इसमें रखोगे वैल्यू, तो क्या आने वाली है यहाँ पे, चलो 10 ले लो, sin 60 की वैल्यू होती है 1/2, चलो 1/2 और अपान 1 + ½ mr², यानी 1/2 ही तो आने वाला है, इसको यहाँ पे रखोगे तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन 5, और ये हो जाएगा 5 और तुम्हारा 3, यस नीचे तो 3, ऊपर 3, फिर क्या 2, यानी 10/3 है ना। और ये रूट के अंदर होता है क्या भाई, 1 मिनट कहाँ से गलत हो रहा है, ओ sin 30 की वैल्यू √3/2 होता है ना, √3/2, यानी कि √3/2, तो यानी कि इसके साथ √3 रहेगा, तो जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 है ना, तो ये आ गया तुम्हारा x10, ठीक है। हुआ है द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस ऑन इट्स एक्सिस सिचुएटेड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मैग्नेटिक पोटेंशियल दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल पूछ रहा है। तो हमें फार्मूला पता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V = μ0/4π, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल अपान r², कितना डिस्टेंस पर है। तो बताओ कि r दिया था, r = di 20 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में बदल सकते हैं, तो ये आएगा। और उसके बाद v भी दे दिया है, v दिया है तुम्हारा 1.5 × 10⁻⁵ टेस्ला मीटर,
है ना। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो डाइपोल का, तो कितना निकाल सकते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो तुम्हारा 4 पाई अपान म्यू नॉट और V/r², इसमें सारी वैल्यू रखो, सब कुछ वैल्यू है। और ये होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी मैग्नेटिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे रखो और सारी वैल्यू दिया है, रखोगे तो m = आ जाएगा, कितना दिया है 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है आंसर। वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन करना है इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोन इन द फिगर्स, ठीक है, वेवलेंथ दिया हुआ है तुम्हारा 400 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 10⁻⁹ मीटर। और दिया हुआ है कैपिटल D = 0.2 मीटर बस। और पूछ रहा है कि S1 S2 के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, ये D बोल रहा है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। और देखो डायग्राम कुछ ऐसा दे दिया है, डायग्राम तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा S1 है और यहाँ पे है तुम्हारा S2, क्योंकि ये स्लिट टाइप है ना, ये देखो ये है ना, ये है। तो बोल रहा है कि सोर्स अगर यहाँ पे हो, यानी यहाँ से लाइट निकल के जा रही हो, दिस इज योर सोर्स। चलो SOUR नहीं तो S1 S2 तुम समझ जाओगे। अब यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स बन गया ना, यानी यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी और एक लाइट तो ऐसे ही जाएगी, है ना। तो यानी लाइट यहाँ से जा करके यहाँ कुछ ऐसे इस पॉइंट P पर, है ना। तो बोल रहा है कि यहाँ पे डार्क फ्रिंज बन रहा है, ऑब्जर्व्ड एट पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज। तो ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस D बता दो हमको, यही S1 और S2 के बीच का, है ना, सेकेंडरी सोर्स हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लाइट एक तो सेकेंडरी सोर्स S1 है, यहाँ से लाइट पास करने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ से यानी कि इसके बीच में पाथ डिफरेंस आएगा। और पाथ डिफरेंस अगर हम लोग x ले लें तो क्या होता है कि यहाँ पे देखो डार्क फ्रिंज बन रहा है ना, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है 2n+1 λ/2, और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए। अगर जब ब्राइट बन रहा है तो यानी कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, उस केस में n लैम्डा होता है पाथ डिफरेंस। तो देखो मिनिमम पाथ डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी कि मिनिमम पाथ डिफरेंस, मिनिमम के लिए ये, यानी कि फॉर 0 n = 0 के लिए, यानी कि ΔX = तुम्हारा λ/2, यही होगा फॉर मिनिमम, क्योंकि यही मिनिमम है। इसको में कुछ भी वैल्यू रखोगे तो मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा, नॉट मैक्सिमम लेकिन ज़्यादा होने लगेगा ना, लेकिन हमको मिनिमम के लिए चाहिए। यानी मिनिमम देखो यहाँ पे ये D है कैपिटल और ये भी D है, तो बताओ ये भी D पता चल गया, ये तो इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो D² + D², और सेम ये भी उतना ही होगा, इतना ही ये भी होगा, तो दोनों का सम -2D, यानी कि यही ΔX कितना आएगा पाथ डिफरेंस, यानी ये टोटल पाथ का लेंथ माइनस इस पाथ का लेंथ। तो बताओ कि 2√D² - D² और माइनस ये D 2D = λ/2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर। तो इसको अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखा है ना, बहुत सारी वैल्यूज दे रखा है उधर। तो वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें, 2 ले लें, 2 इधर से कॉमन करें अगर, तो उधर चला, देखो यहाँ से 2 मिटा दो, ऐसे मिटा दो तो ये हो जाएगा 4। अब इसमें वैल्यू रखो, D की वैल्यू रख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और -d, यही तो चाहिए हमको ना, और यहाँ पे माइनस, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा 400 10⁻⁹ मीटर में सब है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा। माइनस ये तुम्हारा 0.2m, माइनस क्यों प्लस। अब इसको करोगे, देखो सब कैलकुलेशन वाली बात आ गई। अब सब कैलकुलेशन ये इसको उठा के उधर, उसको उधर, इसको इधर करके, मतलब जो भी है आगे पीछे करके जब तुम सॉल्व करोगे, D = रूट के अंदर कुछ वैल्यू दिया जाएगा, क्योंकि D² है तो रूट में आएगा। और तो सोल्यूशन कितना आ रहा है मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, तुम्हारा आ रहा है ये जो D² यानी कि रूट में आएगा, वो तुम्हारा आ रहा है 400 10⁻⁻10। तो ये हो जाता है तुम्हारा D में, यानी कि 20 10⁻⁵। तो mm में पूछ रहा था, ये मीटर में ही आएगा, क्योंकि सारा मीटर में मैंने चेंज कर दिया था, तो 0.20 mm आएगा, क्योंकि -2 रह जाएगा, mm हो जाएगा, और -2 इधर घुस के आएगा यहाँ पे,
ठीक है, समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है 16 ओम, ए 16 ओम वायर इज वेंड इन स्क्वायर लूप, ए 9 volt battery with internal resistance 1 ohm is connected across the side. If the 4 microfarad capacitor is connected across the of its diagonal, the energy stored by the capacitor will be x by 2 microjoule. x by 2 microjoule ये है, बोल रहा है x की वैल्यू बताओ, यही बोलेगा, ये ऐसे में ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो कुछ डायग्राम इस तरह का है, स्क्वायर फॉर्म में जब वायर ही है तो ये 4 का हो जाएगा, 16 था तो सारा स्क्वायर बना दिया गया था ना, तो 4 ओम का। अब बोल रहा है कि इसके और इसके अक्रॉस यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड करा गया है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी गई है जिसका खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना 1 ओम, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, यही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें ना, तो यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं। फार्मूला हम लगाते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी यानी ए बी, है ना। तो देखो अब हमें यहाँ पे बस यही निकालना, टारगेट हमारा यही है कि यहाँ से और यहाँ निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि चलो ऐसा समझो, एक्चुअली जब करंट एक लंबे समय बीत जाता है, जैसे ही लंबा समय बीत जाता है तो करंट फ्लो करना कैपेसिटर में 0 हो जाता है। देखो डायग्राम तुमको समझाता हूँ इससे कि जो ये करंट अगर शो कर रहा है और ये टाइम शो कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग में होता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है करंट लगभग टेंड कर जाता है 0 को, यानी कि करंट लगभग 0 को टेंड कर जाता है। उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि यानी इसमें करंट ना के बराबर जा ही नहीं रहा है, यानी कि जो यहाँ पे करंट आई आएगा वो कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा। तो अगर इसको हम कहें कि ये तुम्हारा I1 गया तो इधर कितना जाएगा I माइनस I1। तो पहले हम लोग I काउंट कर लें, I कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखो कि अब तो इसको खत्म ही कर दो, इसको तो माइनस ही करो, क्योंकि अब इसमें लगभग एक समय के बाद I लगभग ना के बराबर हो जाएगा 0, यानी इसमें करंट जा ही नहीं रहा, इसको हटाओ तो ये बचा कितना, ध्यान से देखो, इसको हटाने के बाद ये 12, यानी कि देखो 12 ओम और नीचे 4 ओम दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, और इससे बैटरी जुड़ी है, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही बन रहा है। 1 ओम 9, ये हो गया तुम्हारा 4 ओम, ये 12 ओम। तो देखो कि ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, यानी कि 12 × 4 अपॉन 12 + 4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 16 4 3 ओम, यानी ये 3 ओम और इसके साथ 4 ओम, यानी कि करंट जो आई आएगा वो कितना आएगा 9/3 + 1 ओम 4 ओम, यानी कि तुम्हारा ये करंट इतना आ गया आई। अगर करंट इतना आ गया तो इसको तो अभी वही मान के चल रहे हैं कि ये कैपेसिटर से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे एक समय के बाद इसमें करंट 0 चला गया, यानी इसको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसमें I1 करंट इधर चला गया, I1 करंट इधर चला गया, और I माइनस I1 यानी इतना माइनस I1 करंट इधर गया। तो इस चीज़ को समझो, यानी कि फिर वही बात हम लोग क्या समझने वाले हैं यहाँ पे कि जो करंट इधर जा रहा है, यानी तुम यहीं से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे, एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ पे जब करंट इधर से आई गया तो इसी में तो करंट गया है I1 एक्चुअली, और इसमें करंट गया है कितना I माइनस I1 एक्चुअली यही हुआ है। तो देखो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या करंट I1, यानी कि इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम हुआ क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो यानी कि 12I1 इज इक्वल टू लिख सकते हो I माइनस I1 4, यही है। तो ये 3 तुम्हारा देखो यहाँ पे 3 और ये है इधर आएगा 3I, मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे 3I1 क्योंकि 12 के साथ I1 है ना, और I माइनस इतना है तो I1, और यहाँ पे तुम्हारा I माइनस I1, तो ये आएगा 4 हो जाएगा, यानी कि I1 जो तुम्हारा आएगा वो I/4, और I हमको पता है 9/4, तो 9/16 एम्पियर हो गया I1। अब देखो यहाँ पे I1 तुम्हारा 9/16 एम्पियर। अब एक बात समझो कि हमको यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देखना है, इसके और इसके बीच का नहीं देखना है। यहाँ तो हमने I का निकालने के लिए मैंने इसका हेल्प लिया, बट यहाँ पे
क्या करना है हमको कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का देखना है। तो देखो इधर का जो रेजिस्टेंस है कितना है, 4 और 4 8 ही है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना होगा, VAB इज इक्वल टू I इंटू R, यानी I1 इंटू 8 ओम। यही तो I1 तुम्हारे पास निकल के आया है 9/16, 9/16 यहाँ पे रखोगे तो 9/2 वोल्ट। यस, VAB आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी इसी फार्मूले में रख के, है ना, यही फार्मूला है ना, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो। U इज इक्वल टू हाफ C तुम्हारा दिया हुआ है कितना, C कितना दिया हुआ है 4 माइक्रो फैरेड। तो माइक्रो फैरेड में तो माइक्रो जूल में एनर्जी आ जाएगी, यानी 9/2 वोल्ट का स्क्वायर। तो देखो 2 गया, एक 2 और रह जाएगा इधर, हाँ एक 2 यहाँ पे रह गया, ठीक। तो 81/2 माइक्रो जूल, यानी कि आपका आंसर आएगा 81, यानी x की वैल्यू जो है 81 है, क्योंकि ऊपर x है ना, x/2 तो नीचे रह जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 81। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ द टोटल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी इज x/8। वेयर इज x/8 काइनेटिक एनर्जी टोटल दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि हम स्प्रिंग मास सिस्टम ही कंसीडर कर लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली हार्मोनिक कर रहा है ना, यानी उसका अगर एम्पलीट्यूड a होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना होगा, हाफ KA²। K इज द कांस्टेंट, ये होता है m⍵²। तुम जानते हो, आगे बढ़ते हैं ना, मास होता है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये है टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बोल क्या रहा है कि डिस्प्लेस हो जा रहा है 1/3, यानी A/3, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी U से लिखिए तो हाफ KA/3। देख लो ध्यान से, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। कितना, 1/3, यस 1/3 ना, A/3। तो तुम्हारा यहाँ पे कितना आया, हाफ और KA²/9, ये तुम्हारा है। तो देखोगे अगर एनर्जी ये तुम्हारा U है, U तो काइनेटिक एनर्जी रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी सब कुछ रहा है, तो टोटल एनर्जी माइनस U यही है। तो बताओ कि E हाफ KX² इतना है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8/9 KA², यही आएगा, क्योंकि इसमें से तुम इसको माइनस करोगे तो 8/9 और हाफ तो आगे रहेगा ही, इसको अलग से रखो ऐसे। अब क्या करेंगे कि हमें पूछ रहा है कि टोटल रेशियो कितना पूछ रहा है, टोटल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी E/K। तो E ये है पूरा E/K, तो ये कटा है ना, और उसके बाद देखो ये भी गया, यानी कि ये 9 ऊपर जाएगा 8। तो बताओ कि x बराबर कितना है, x बराबर 9। आसान है, आसान सवाल है ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट ऑफ शीट S हैविंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। द इलेक्ट्रॉन, देखो ये है इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट, इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव सिग्मा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन जो भी है प्लेट, जो इसका चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी डायरेक्शन इधर ही होगा, दूर की तरफ, आउटरवर्ड। तो 2ε0 होता है, σ/2ε0। अब उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है चार्ज, इसका चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है, और ये खींच के जाएगा इधर, और यही तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। और इनिशियली इसका स्पीड भी था, स्पीड कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, एम आई राइट, इनिशियल VI, देखिए हाँ सही है। तो बोल रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इधर आ जा रहा है ना, ये बोल रहा है। तो इसमें तुम्हारा सिग्मा पूछ रहा है कि सिग्मा कितना है, यही पूछ रहा है। तो बताओ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन Q इंटू E होता है, फोर्स ऑन किसी भी चार्ज पर, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है। तो -E सिग्मा 2ε0 लिख सकते हो, बिल्कुल। F अगर एक्सेलरेशन लिखे तो मास नीचे डिवाइड हो जाएगा, E σ/2m ε0। ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन, नेगेटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि वो खींच रहा है इधर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, खींचने का काम इधर कर रहा है, यानी कि इधर। तो देखो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पे था, खींच के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पोजीशन उसका फाइनली
फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 1 मीटर पे, xi 1 मीटर पे, तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यानी कि तुम यूज कर दो क्या, काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन, हाफ AT स्क्वायर। ये है तुम्हारा काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन। इनिशियल स्पीड vi या u ले तो 1 मीटर और 1 सेकेंड के लिए ही तो 1 प्लस हाफ, ये तुम्हारा यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 2 इप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, टी भी तुम्हारा 1 और एस देखो इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 0, इनिशियल 1 मीटर तो -1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यार देखो पहले ही कोई एक पोजीशन पे हो, मान लो 1 मीटर पे है, वापस से घूम के ओरिजिन पे आ गया तो कितना आया डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव में आएगा, -1। ये है, यहीं पे गलती हो जाएगी, गलती यहीं पे हो जाएगी। मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था सोल्यूशन के टाइम, तो उस केस में मुझे जब कराना था तो मैंने सोचा कि देखूं एक बार, तो वहाँ पे ये नेगेटिव मैं भी गलत कर रहा था। एक्चुअली माइंड की बात है ना, ध्यान आना चाहिए। तो ये -1 तो ये आएगा इधर तो -2 हो जाएगा, और ये भी देखो माइनस में ही है, तो ऐसे हो जाएगा A सिग्मा अपान 4m इप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो तुम्हारा ये अल्फा इज इक्वल टू, यस, तो तुम्हारा सिग्मा चाहिए ना, देखो निगेटिव तो गया, सिग्मा गया उधर 8m इप्सिलॉन नॉट अपान E, और तुम्हारा क्वेश्चन में दिया क्या था कि जो सिग्मा तुम्हारा है वो अल्फा ब्रैकेट में m इप्सिलॉन नॉट अपान E है, बोल रहा है कि अल्फा बताओ, तो अल्फा इज इक्वल टू 8, ये है तुम्हारा अल्फा। एम आई राइट? यस करेक्ट। खुद ही सॉल्व करके खुद ही पढ़ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था पहले, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं, मैंने मिस कर दिया था, भूल गया था। अगला क्वेश्चन देखो, इन द टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द मॉडल एरोप्लेन इन द वाइंड टनल द फ्लो स्पीड ऑफ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ विंग, अच्छा अपर और लोअर सरफेस ऑफ विंग दे दिया है रिस्पेक्टिवली, इफ द विंग एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, सब कुछ दिया हुआ है। अरे यार इसमें ये देखो फ्लूइड डायनामिक्स का है, फ्लूइड में एयर भी आता है और मतलब गैस भी आती है, लिक्विड भी आता है फ्लूइड में, तो फ्लूइड डायनामिक्स में तो यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो क्या, क्या अप्लाई कर सकते हो भाई, बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हो, बर्नौली इक्वेशन, तो P1 चलो 0.1 और रो हाफ रो V स्क्वायर लगाए, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH H1 इज इक्वल टू P2 सेकेंड पॉइंट के लिए, अपर पॉइंट के लिए या लोअर पॉइंट के लिए, अपर पॉइंट के लिए, ये लोअर के लिए मैंने लिख दिया, वो अपर के लिए समझ लो, हाफ रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो एयर का फ्लूइड तो सेम ही होगा, प्लस रो GH2, तो देखो हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगी ना, तो गया ना, हाइट मतलब इक्वल है, ये भी H2 के बराबर ही है, तो ये तो कैंसिल, पूरा बचा यही दोनों। तो प्रेशर डिफरेंस देखना है, यानी कि नीचे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर कम, तभी तो नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो देखो P1 माइनस P2 और इधर 1/2 रो हाफ 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला यही है तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस, कुछ ऐसा ही पूछ रहा था ना आई थिंक। अच्छा तुम्हारा ये प्रेशर डिफरेंस आ गया और इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही फोर्स है, फोर्स पूछ रहा था कितना फोर्स लग रहा है उठने के लिए, तो ये अब सब वैल्यू दिया है, वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, और ये आंसर तुम्हारा आएगा फोर्स इज इक्वल टू समथिंग कितना 810 न्यूटन, यानी 21 kg का रहेगा तभी उड़ पाएगा, उससे ज़्यादा का रहेगा तो नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि 810 मीटर ही अप्लाई कर रहा है थ्रस्ट फोर्स, यानी नीचे प्रेशर ज़्यादा है ऊपर कम है तो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यही बर्नौली प्रमेय भी है, बर्नौली इक्वेशन भी यही कहता है, बर्नौली थ्योरम भी यही बोलता है कि प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, कुछ मूवमेंट होता है अगर पर्याप्त रहे तो। चलो ये कोई आंसर आएगा आपका। जय हिंद, थैंक यू।